हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि आर एल और सी कंपोनेंट जब कनेक्टेड होते हैं किसी भी सर्किट में तो उनके कॉम्बिनेशंस हमने देखे कि सीरीज में कनेक्टेड होता है या फिर पैरेलल में कनेक्ट होता है वो। ठीक है, आर और एल इन दोनों के कॉम्बिनेशंस देखे सीरीज पैरेलल में, देन आर और सी इन दोनों के देखे थे। देन हमने देखा कि आर एल सी अगर तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा या उस सर्किट को किस तरह से हमें एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब उस एनालिसिस वाले प्रोसेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हमने उसके लिए क्या किया था, कुछ क्या निकाले थे, फॉर्मूलाज निकाले थे। हर एनालिसिस वाले पार्ट में हमने कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज निकाले थे जिनके बेसिस पे हमने पावर फैक्टर निकाला, वोल्टेज निकाला, करंट निकाला, जिनको अपन ने इक्वेशंस का नाम दिया, वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन, है ना, इंपीडेंस इक्वेशन। इनके बेसिस पे इनके ट्रायंगल्स निकाले जो पावर फैक्टर निकालने का काम करता है। ये पूरा एनालिसिस जो होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का काम आता है। अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ऐसा बोला गया है कि आर एल और सी कंपोनेंट हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जब तीनों एक कॉइल के बेसिस पे कनेक्टेड होते हैं तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा या उसका पावर फैक्टर कितना लैग कर रहा है या कितना लीड कर रहा है, ये हमें निकालना है ना। इसको एनालिसिस को पूरे को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, हमारे पास में एक ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन की एक सर्किट है, अ सर्किट ऑपरेटिंग एट पावर फैक्टर 0.8, मतलब उसका पावर फैक्टर बता रखा है क्वेश्चन में सबसे पहले कितना, 0.8 लैगिंग। ठीक है, हमें बोल रखा है कि एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसका पावर फैक्टर क्या है, वो ऑपरेट करता है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट टेक्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स, इट टेक्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। आपको कितनी चीजें बता रखी हैं, पावर फैक्टर बता रखा है, करंट की वैल्यू बता रखी है कि इतना करंट खींचता है किसमें से, इस वोल्टेज सोर्स में से जिसकी वैल्यू है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हमारे पास में एक सप्लाई है, उस सप्लाई से हमारे पास में कुछ करंट आ रहा है और वो हमारे पास में एक कॉइल में जा रहा है जो पावर फैक्टर 0.8 पे ऑपरेट करता है। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। हमें वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन को देखो, समझो, उसके बाद में जाके उसके ऊपर चीजें हमने अप्लाई करनी है। क्या दे रखा है, एक सर्किट होगा जो इस सप्लाई से काम कर रहा है, इतना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, उसमें आर होगा, एल होगा, सी होगा, हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि वो पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग पे काम कर रहा है। अगर लैगिंग कहीं पे भी आ गया इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे एल या फिर इंडक्टिव कंपोनेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडक्टिव कंपोनेंट लैगिंग होता है। तो जब यहां पे पावर फैक्टर लैगिंग है तो इंडक्टिव कंपोनेंट तो होगा, तो या तो वो आर और एल होगा या फिर वो आर एल और सी तीनों का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इंडक्टिव डोमिनेटिंग होगा। ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। तो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने से पहले एक चीज क्लियर कर ली कि वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशंस के लिए जब मैं सर्किट को बिहेव कर रहा हूं, सर्किट को चेक कर रहा हूं, तो क्या निकल रहा है, सर्किट में या तो वो आर एल सीरीज सर्किट होगा या फिर वो आर एल सी सीरीज सर्किट होगा। ठीक है, हमें निकालना है वोल्टेज और करंट की इक्वेशन या फिर इनके एक्सप्रेशंस निकालना है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं अपन। हमें गिवन क्या है, यहां पे हमें वोल्टेज सोर्स दे रखा है Vs, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 230 वोल्ट, है ना, 230 वोल्ट इसकी वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है I इज इक्वल टू व्हाट, 8 एम्पियर्स, ये भी हमें दे रखा है। इसके बाद में क्या दे रखा है कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, cos फाई की वैल्यू कितनी है, 0.8 लैगिंग, cos फाई की वैल्यू है 0.8 लैगिंग। हमें निकालना है एक्सप्रेशन वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट का जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, हमने देखा था Vs के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो कितना होता है वो, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा इसका। ठीक है, यहां ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, और उस 2 पाई एफ में एफ की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो 2 पाई और 50 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 314, है ना, 314 अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, ओमेगा की। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि Vs इज इक्वल टू व्हाट, Vm साइन ऑफ 314 t, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं तो कोई दिक्कत। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या चीज रिक्वायर्ड है, अब हमें रिक्वायर्ड है Vm की वैल्यू। Vm क्या होता है, इसकी मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे V की वैल्यू तो दे रखी है, इसको अगर मैं Vs ना बोल के सिर्फ वोल्टेज बोलता हूं, मान के चलो क्वेश्चन में जो मुझे दे रखा था वो सिर्फ मान के चलो वोल्टेज दे रखा था,
V वोल्टेज दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज कितना 230 वोल्ट। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, जब भी किसी एसी सर्किट के क्वेश्चन में आपके पास में कोई वैल्यू दी जाती है ना, अगर वो वैल्यू दे रखी है अपन को, मान के चलो यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यूज क्या है, हमें इस फॉर्म में वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, बट इस फॉर्म में से जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कौन सी वैल्यू है। ठीक है, जब क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू पुट कर रखी है क्वेश्चन वाले ने, तो वो जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, हमें करंट की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है। हमें वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट दे रखी है, ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। ठीक है ना, लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए यहाँ पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको साइनोसॉइडल वेव की मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताई थी हमने, तो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या रिलेशन निकलता है, अगर आप साइन वेव की आरएमएस वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, यही होता है ना। तो अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि वी मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, रूट टू इंटू वी आर एम एस, रूट टू इंटू वी आर एम एस। और मैंने एक चीज क्या बोली कि क्वेश्चन में हमें जो भी चीज दे रखी होती है वो उसकी कौन सी वैल्यू दे रखी होती है, आरएमएस वैल्यू। ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू ही दे रखी है, अनटिल एंड अनलेस आपको वहां बोल ना रखा हो कि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है या उसकी पीक वैल्यू है या उसकी आरएमएस वैल्यू है। अगर बोल रखा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे उसने बोला कि टेक्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मैक्सिमम, या फिर इट टेक्स अ मैक्सिमम करंट ऑफ 8 एम्पियर, अगर ऐसे बोल रखा है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आई एम की वैल्यू दे रखी है ना। अगर ऐसा नहीं बोल रखा तो ध्यान रखना कि वो आरएमएस ही है, बस बताएगा नहीं वो, लेकिन वो आरएमएस ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वी एम चाहिए, वी एम कितना हो गया, रूट टू इंटू वी आर एम एस, तो वी एम की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट टू, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 230, तो रूट टू इंटू 230, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, वी एम की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी कितनी, 325.27 वोल्ट्स, 325.27 वोल्ट्स। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास में V की एक्सप्रेशन कितना हो गया, VS का एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास में 325.27 साइन ऑफ 314 इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में वोल्टेज का, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा वोल्टेज का, जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, करंट का एक्सप्रेशन बताओ, करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। देखिए करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, करंट के एक्सप्रेशन को किस तरह से देखते थे अपन, आई एस इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इस तरह से देखते थे। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं आई एस की अगेन, तो आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट टू इंटू आई आर एम एस, रूट टू इंटू आई आर एम एस इसकी वैल्यू हो जाएगी, और साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपको क्या और दे रखा था, पावर फैक्टर दे रखा था कितना, 0.8 लैगिंग। जब भी पावर फैक्टर अपन को 0.8 लैगिंग या 0.8 लीडिंग या कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तो उसमें एक चीज ध्यान रखने की, लैगिंग है या लीडिंग है। अगर लैगिंग है तो करंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा। ठीक है, और अगर वो लीडिंग है तो करंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा। मतलब जितना भी पावर फैक्टर है उससे उसका एंगल निकालो, पावर फैक्टर एंगल, और वो अपने ओमेगा टी आर्गुमेंट के साथ में या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो। अगर लैगिंग है तो करंट के अंदर उसको माइनस कर दो, लीडिंग है तो करंट में उसको प्लस कर दो। बहुत सिंपल सी एक बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखो, बस सब जगह चीज सेम हो जाएंगी। और एक चीज ध्यान रखना कि वोल्टेज के एक्सप्रेशन को ही हमें हमेशा रेफरेंस के फॉर्म में लेना है। अगर आपने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया तो आपका अगर लैगिंग की बात हो रही तो करंट लैग करेगा, लीडिंग की बात हो रही तो करंट लीड करेगा। ठीक है, तो हमने वोल्टेज के एक्सप्रेशन को बेसिक लिया 314t सिंपली। अब यहां पे हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, वो भी 314 ही आएगी। तो साइन ऑफ 314t कितना कर रहा था, वो समथिंग एंगल से लैग कर रहा था, लैग करेगा तो माइनस ऑफ दैट एंगल फाई, माइनस ऑफ एंगल फाई। ठीक है, यहां पे रूट टू इंटू आई आर एम एस, ये कितना हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू रूट टू इंटू 8 एम्पियर वैल्यू दे रखी थी उसकी, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 314t माइनस फाई। अब ये फाई निकालना है हमें यहां पे, सिंस कॉस फाई पावर फैक्टर कितना दे रखा है हमें, पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 लैग, मतलब cos phi is 0.8, then phi will be what, cos inverse of 0.8। what is the value of cos inverse of 0.8, कितना हो जाएगा ये phi की वैल्यू अपने पास में,
फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 87 डिग्रीज, 87 डिग्रीज, ठीक है। फाई की वैल्यू हो गई 87, तो यहां पे अगर मैं फाई की वैल्यू को पुट कर दूं यहां पे कितना हो जाएगा ये 314t माइनस 87, क्लियर है। तो √2 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 11.31, करंट का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 11.31 साइन ऑफ 314t माइनस 87 डिग्रीज। तो ये हमारे पास में करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें चार चीजें दे रखी थी कि आपको पावर फैक्टर बता रखा है, करंट कितना हुआ है वो बता रखा है, और वोल्टेज बता रखा है और फ्रीक्वेंसी बता रखी है। इसके बेसिस पे आपने करंट और वोल्टेज की एक्सप्रेशंस निकालने थे। Vm साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, तो Vm निकालना है, मतलब पीक वैल्यू निकालनी है उसकी, वो कितनी होती है √2 इंटू VRMS होती है। क्या वोल्टेज की RMS वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, उसको √2 से मल्टीप्लाई किया, Vm की वैल्यू आ गई। साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की 50, 2 पाई इंटू 50 इज 314। सो वोल्टेज की एक्सप्रेशन कितना आ गया, दिस इंटू साइन ऑफ 314 इंटू टी। अब करंट के एक्सप्रेशन की बात करते हैं। करंट के एक्सप्रेशंस को लिखने से पहले हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि पावर फैक्टर कितना दे रखा है। पावर फैक्टर समथिंग समथिंग लैगिंग दे रखा है। लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि 314t इस और साथ में वो लैग करेगा, कितना एंगल लैग करेगा, जितना एंगल का पावर फैक्टर दे रखा है। पावर फैक्टर cos फाई दे रखा है हमें 0.8, तो फाई एंगल कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.8, वो कितना निकल गया था हमारे पास 87 डिग्री आया था। तो 87 डिग्री लैग करेगा आपका करंट आपके वोल्टेज के वेक्टर से। तो यहां पे हमने कितना किया साइन ऑफ 314t माइनस 5, यहां पे क्या आ जाएगा IM कैसे निकलेगा, आपको IRMS दे रखा है क्वेश्चन में, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में IM आ जाएगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू आ जाएगी। तो √2 इंटू 8 इज 11.31 साइन ऑफ 314 माइनस 87 डिग्रीज, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस निकालनी थी, एक्सप्रेशंस निकालने थे, वो हमने निकाल दी हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट फॉर द सीरीज सर्किट। मतलब सबसे पहली लाइन से क्या चीज क्लियर हुई कि हमें एक सीरीज सर्किट अवेलेबल है। सीरीज में या तो वो कॉम्बिनेशन RL का होगा या RC का होगा या RLC का होगा, तीनों का सीरीज सर्किट। वोल्टेज और करंट की अपने पास यहां वैल्यूज दे रखी हैं। VT इज इक्वल टू 141.4 साइन ऑफ 200t, IT इज इक्वल टू 7.07 साइन ऑफ 200t प्लस 37 डिग्री। इन दोनों एक्सप्रेशन से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मेरा आर्गुमेंट 200t पे चल रहा है, या इसको मैं ओमेगा टी मान के चलूं एक बार के लिए कि ओमेगा टी और यहां ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री है, करंट में प्लस 37 डिग्री है, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के वेक्टर से 37 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, वोल्टेज के वेक्टर से 37 डिग्री ऊपर है, मतलब लीड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, लीडिंग के लिए क्या होता है हमारे पास में कैपेसिटर। अगर ये प्योर 90 डिग्री होता तो वहां पे सिर्फ प्योर कैपेसिटर होता। अब ये 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 0 से 90 के बीच में है, तो मतलब R रेजिस्टिव कंपोनेंट भी वहां पे होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखते एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, R होगा और C होगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। इतना मुझे क्लियर हो चुका है। तो मैं एक बार के लिए रफली यहां बना देता हूं कि एक रेजिस्टेंस होगा, एक कैपेसिटर होगा मेरे पास, और यहां एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा इस तरीके से, जिसकी वैल्यू होगी समथिंग Vs, और यहां पे कोई करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी Is, ये R होगा, ये C होगा। ये मेरे पास में एक सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर इन इक्वेशंस को देखते हुए कुछ वैल्यूज तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे आप वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कितना है, हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया आपसे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर वोल्टेज सोर्स किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 200, ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, सो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 200 डिवाइड बाय 2 पाई, दैट मींस 100 डिवाइड बाय पाई, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली आपने निकाल लिया, एक फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है यहां से। आपको Vs निकालना है, उसकी एक्सप्रेशन अपने पास में होती है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू अपन ने यहां बता रखी है ना, जिसमें Vm की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 141.4, ये वैल्यू किसकी हो गई अपने पास में, Vm की वैल्यू। देखा यहां पे आपने कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वैल्यू आपको डायरेक्ट बता रखी थी, तो वो क्या थी उसकी RMS वैल्यू। यहां उसने एक इक्वेशन दे रखी है, और उस इक्वेशन को हम बेसिक इक्वेशन से जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता चला कि ये वैल्यू कितनी है, ये उसकी पीक वैल्यू है। 141.4 इज द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड हियर, ठीक है। सो Vm इज इक्वल टू 141.4, Im इज इक्वल टू 7.07, एंगल फाई वो कितना दे रखा है 37 डिग्री। तो यहां पे देखो इनमें से कौन सी चीजें आप क्लियर कर लिया आपने,
कि सर्किट पैरामीटर्स आपने बता दिए कि आर और सी है, इनकी वैल्यूज निकालेंगे अभी, लेकिन पार्ट बी की बात करते हैं, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस ऑफ दैट एंगल फाई, कॉस ऑफ द पावर एंगल। तो एंगल कितना है? 37 डिग्री, तो कॉस ऑफ 37 डिग्री जो होगा वो आपका पावर फैक्टर आ गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। रियल पावर निकालनी है। रियल पावर क्या होती है आपकी? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर इज द रियल पावर। सो P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई निकाल चुके हैं आप, आपको V पता है, आपको I पता है। यहाँ पे V और I जो रखनी है अपन ने, किससे कौन सी वैल्यूज रखनी है? उनकी RMS वैल्यूज रखनी है। आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज हैं, RMS वैल्यू निकालो, वी आई कॉस फाई इंपुट करो, रियल पावर आ जाएगी। और सर्किट पैरामीटर्स आपने आर से बता दी हैं, जिनकी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे ये वैल्यूज? देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ही, हमें अप्लाई करने से पहले चीजें देखनी होंगी कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं जिनके बेस पे हम काम करेंगे। हमको वैल्यूज निकालनी है आर की और सी की कितनी होती है। यहां पे अगर मैं देखूं कि आर और सी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंपेडेंस शो करेगा, जेड। उस Z की इक्वेशन क्या होती है? जब हमने RC सीरीज सर्किट को एनालाइज किया था, तो वहां पे हमारे पास में सीरीज सर्किट में Z की वैल्यू क्या आई थी? Z इज इक्वल टू R माइनस जे ऑफ XC, ये वैल्यू आई थी हमारे पास में। तो इंपेडेंस की वैल्यू कितनी थी? R माइनस जे ऑफ XC। अब इसमें हमें R की वैल्यू चाहिए और वैसे तो C की वैल्यू चाहिए, बट हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा? XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा हमें पहले। क्या हमें यहाँ पे Z की वैल्यू पता है? इनडायरेक्टली क्या हमें यहाँ पे Z की वैल्यू पता है? हमें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पता है, हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है? Z इज इक्वल टू V अपॉन I या फिर VM अपॉन IM। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 141.4 अपॉन 7.07 आएगा आपके पास में Z। आपके पास Z की वैल्यू आ गई। Z की वैल्यू आने के बाद में अपने क्या चाहिए होगा? यहाँ पे XC और R की वैल्यू चाहिए होगी। लेकिन जब एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू पता है हमें और दो चीजें हमारे लिए वेरिएबल हैं, तो वो इक्वेशन काम नहीं आएगी। इसका मतलब ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आने वाले कि आप इस इक्वेशन को काम में लेके R और X की वैल्यू निकालो, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या और दूसरा कोई तरीका था? इंपेडेंस इक्वेशन से इंपेडेंस ट्रायंगल भी बनता है ना। और उस इंपेडेंस ट्रायंगल के बेस पे जब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे पास में R की वैल्यू क्या हो सकती थी? R की वैल्यू मेरे पास में होती है Z cos ऑफ फाई, है ना। और मेरे पास में XC की वैल्यू कितनी होती है? Z sin ऑफ फाई। ये भी इनकी वैल्यूज होती हैं। तो क्या इसके बेस पे कर सकते हैं अपन सॉल्व? देखो यहाँ पे R की वैल्यू निकालने के लिए Z हम निकाल चुके थे, इन दोनों को पुट करके। cos फाई हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एंगल पता है 37 डिग्री। इसका कोसाइन निकालेंगे तो वो एंगल आ जाएगा, तो Z इंटू कॉस फाई करेंगे R आ जाएगा, Z इंटू साइन फाई करेंगे हमारे पास में XC आ जाएगा। ये अप्रोच ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन में R इज इक्वल टू Z cos फाई और X इज इक्वल टू Z sin फाई, इसकी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूं यहाँ पे पावर एंगल। पावर एंगल कितना है मेरे पास बता रखा है क्वेश्चन में? पावर एंगल जो बता रखा है, फाई की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है? 37 डिग्रीज। ये हमें दे रखी है यहाँ पे 37 डिग्रीज। सो कॉस ऑफ फाई, दैट मींस पावर फैक्टर। आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप पावर फैक्टर निकालना चाहते हो, वो कैसे निकलेगा? कॉस ऑफ दिस एंगल 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 37 डिग्री कितना होता है हमारे पास में? ये होता है 0.8, है ना। कॉस ऑफ 37 होता है 0.8, मतलब आपके पास में क्वेश्चन नंबर बी का आंसर तो आ चुका है। पावर फैक्टर निकालना कितना हो जाएगा? 0.8। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको क्या निकालना है? Z निकालना है। Z निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। अगर उसमें अगर मैं बात करता हूं इंपिडेंस, इंपिडेंस Z जो होता है हमारे पास में, ये कैसे निकलेगा? इंपिडेंस Z कितना हो जाएगा हमारे पास? VRMS डिवाइड बाय IRMS। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? VM की वैल्यू दे रखी है और IM की वैल्यू दे रखी है। इसके बेस पे हमें क्या निकालना है? इनकी RMS वैल्यूज। तो RMS वैल्यू क्या होती है? VR इज इक्वल टू VM बाई रूट 2 और IR इज इक्वल टू IM बाई रूट 2। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया VM डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, VM डिवाइड बाय रूट 2 और इसका कितना हो जाएगा? रूट 2 अपॉन में IM। जब इसको अपन ने सॉल्व किया एग्जैक्टली तो हमारे पास में क्या होता है? VRMS डिवाइड बाय IRMS। ठीक है, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हो तो बचता क्या है लास्ट में? VM बाई IM, यही बचता है। और ये वैल्यूज कितनी थी VM की? 141.4 डिवाइड बाय 7.07। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में Z इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ओम। इंपेडेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 20 ओम। अब इंपेडेंस की वैल्यू आने के बाद में हमें क्या निकालना है? R।
R क्या होता है हमारे पास में Z cos ऑफ फाई, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, Z इज 20, cos ऑफ फाई कितना है हमारे पास में 0.8, तो 20 इंटू 0.8 ये आ जाएगा आपके पास में R, कितनी वैल्यू आ गई 16 ओम, पहला काम। ठीक है, दूसरा हमारे पास में निकालना है हमें XC जिसकी वैल्यू क्या होती है Z साइन ऑफ फाई, Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20, और साइन ऑफ फाई दैट मींस अगर मेरे पास में एंगल 37 डिग्री है उसका कोसाइन लिया तो 0.8 आया, उसका अगर मैं साइन एंगल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ 37 डिग्री, साइन ऑफ 37 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितना 12 ओम। ठीक है, XC की वैल्यू अगर मेरे पास में 12 ओम आ गई है तो इसके बेसिस पे अगर आपने निकालना है इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। तो यहां से अगर मैं C निकालना चाहूंगा कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा इंटू XC, है ना। तो C की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे 200, 1 बाय 200 इंटू 12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास में कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 416.7 माइक्रोफेरेड, 416.7 माइक्रोफेरेड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, सर्किट के पैरामीटर्स R और C होते हैं, उन R और C की दोनों वैल्यूज निकाल ली। R की वैल्यू आ गई 16 ओम, कैपेसिटर की आ गई 416.7 माइक्रोफेरेड। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पावर फैक्टर कितना है, तो इसका पावर फैक्टर हमने कितना निकाल लिया 37 डिग्री से 0.8 आ गया, तो पावर फैक्टर कितना आ गया 0.8। अब ये 0.8 लीडिंग है या लैगिंग है, सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड थे कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो जब कैपेसिटर हो जाता है वहां पे तो क्या कहलाता है वो लीडिंग, तो 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है रियल पावर, अगर आपसे रियल पावर पूछी गई तो रियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, है ना, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। आपके पास में V इंटू आई को मल्टीप्लाई करो कितना कितना आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, सो वी आर एम एस कितना हो गया 141.4 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 7.07 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाई कितना था हमारे पास में कॉस ऑफ फाई कितनी वैल्यू आती है 0.8। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आपके पास में रियल पावर कितनी आ जाएगी 400 वॉट्स आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पावर कितनी आ गई रियल पावर P इज इक्वल टू 400 वॉट्स। तीनों क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, सर्किट पैरामीटर निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल लिया, रियल पावर निकाल ली, कितनी आ गई 400 वॉट्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब। देखो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और अगर आप इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए इसमें समझने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिएगा, व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है कितनी वैल्यू का 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, सप्लाइड टू अ कॉइल ए, किसी एक कॉइल के साथ में ये कनेक्टेड है। ठीक है, द करंट एंड पावर टेकन आर 8 एम्पियर्स एंड 120 वॉट्स। जब एक कॉइल के साथ में आपने 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई को कनेक्ट किया है तो वो कितना करंट ले रहा है, वो 8 एम्पियर का करंट खींच रहा है और 120 वॉट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, व्हेन अप्लाइड टू कॉइल बी, जब यही सेम वोल्टेज सोर्स आपका कॉइल बी में कनेक्टेड हो जाता है तब वो कितना करंट ले रहा है, द करंट एंड द पावर टेकन आर 10 एम्पियर्स एंड 500 वॉट्स। जब वही सेम वोल्टेज सोर्स आपका कॉइल बी में कनेक्ट होता है तो वो 10 एम्पियर की करंट को लेता है और 500 वॉट्स के पावर को कंज्यूम करता है रेस्पेक्टिवली। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट करंट एंड पावर विल बी टेकन इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम सप्लाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा क्या हुआ क्या है। आपके पास में एक वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को मैंने किसी कॉइल ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना। इस मोमेंट पे इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट है मेरे पास में 8 एम्पियर और ये कॉइल कुछ पावर को कंज्यूम कर रही है, जो पावर कितनी है मेरे पास में 120 वॉट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है, सेम वोल्टेज सोर्स के साथ में एक दूसरा कॉइल बी कनेक्टेड है, तब करंट फ्लो करता है 10 एम्पियर और पावर कंज्यूम होती है 500 वॉट्स। ये चीज भी क्लियर हो गई। जब इन दोनों कॉइल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके साथ में सेम वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है,
अब बताना है हमें कि कितना करंट और कितना पावर कंज्यूम होगा जब दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके काम करेंगे। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है तब करंट निकालना है और पावर निकालनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी एक कौन सी चीज है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, मतलब उनका कुछ ना कुछ इंपेडेंस होगा। वोल्टेज सोर्स को जब कुछ इंपेडेंस दिखता है वो तभी करंट फ्लो करवाता है ना, उसके बेस पे ही करंट कंट्रोल रहता है। तो आपको क्या चाहिए कि दोनों कॉइल्स का आप इंपेडेंस निकालो। कैसे? इंडिविजुअली। जब कॉइल ए से कनेक्टेड है तब उस कॉइल ए का इंपेडेंस निकालो, जब कॉइल बी से कनेक्टेड है तब उस कॉइल का इंपेडेंस निकाल लो। तो आपको जब दोनों कॉइल्स के इंपेडेंस पता होंगे, उन दोनों इंपेडेंस को जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टोटल इंपेडेंस दोनों का सम हो जाएगा। सेम वोल्टेज सोर्स के साथ में दोनों का समेशन इंपेडेंस आपको पता है तो करंट निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, कितनी पावर कंज्यूम होगी। जब आपको इंपेडेंस पता चल चुका है, करंट पता चल चुका है, तो पावर कंजम्पशन कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू जेड। तो आप आई स्क्वायर करेंगे और जेड के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास में पावर भी निकल जाएगी। इन शॉर्ट आपने करना क्या है, हमने सिर्फ इतना सा करना है कि इंडिविजुअली दोनों कॉइल्स को कनेक्ट करना है सप्लाई से, और उन दोनों का मुझे क्या निकालना है, उन दोनों के इंपेडेंसेस की वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। कॉइल ए को कनेक्ट करो, उसका इंपेडेंस निकालो, कॉइल बी को कनेक्ट करो, उसका इंपेडेंस निकालो, लास्ट में दोनों को ऐड करके सम करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉइल नंबर ए का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कॉइल ए के लिए बात करता हूं। फॉर कॉइल ए, कॉइल ए के लिए हमें क्या गिवन था, हमें यहां बता रखा था कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज। वोल्टेज सोर्स दे रखा है, किस वैल्यू का दे रखा है वोल्टेज सोर्स, मुझे 100 वोल्ट का वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में 100 वोल्ट्स। करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, ये करंट कर रहा है 8 एम्पियर और 120 वॉट पावर। करंट इज 8 एम्पियर और पावर कंज्यूम करता है ये 120 वॉट्स। ठीक है, ये चीजें मुझे गिवन है फॉर कॉइल नंबर ए। अगर कॉइल नंबर ए के लिए ये सारी चीजें मुझे पता हैं तो क्या मैं इसके इंपेडेंस के लिए क्या कर सकता हूं, इसका इंपेडेंस कैसे निकलता है, जेड, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई, वी कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 100 आरएमएस वैल्यू, आई कितना दे रखा है आपको 8 आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस ही अपन को करना पड़ेगा। सो 100/8 आपके पास में Z कितना आ गया, यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो इंपेडेंस Z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 12.5 ओम। ठीक है, 12.5 ओम मेरे पास में इसके इंपेडेंस की वैल्यू आ गई। लेकिन जब आप यहां देखते हो कि ये कॉइल है और फ्रीक्वेंसी मतलब एसी कॉइल पे कनेक्टेड है, एसी सप्लाई के साथ में कनेक्टेड है, इतनी करंट ले रहा है, इतनी पावर को वो कंज्यूम कर रहा है, तो क्या ये एसी सर्किट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एसी सप्लाई आपने कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे। तो एसी सर्किट में क्या होता है, इंपेडेंस जब हमने निकाला है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, उसमें रिएक्टेंस भी होगा। तो जब हमने इसका इंपेडेंस निकाल लिया Z इज इक्वल टू 12.5 ओम, तो इस 12.5 में कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें रेजिस्टेंस भी है और इसमें रिएक्टेंस भी है। ठीक है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, इसका रिएक्टेंस भी निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। तो यहां जब मेरे पास में इसका इंपेडेंस आया 12.5 ओम और मेरे पास में पावर दे रखी है 120 वॉट। ठीक है, तो अगर पावर 120 वॉट दे रखी है तो उसके बेसिस पे मेरे पास में क्या निकलता है, पावर की अगर अपन बात करते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है हमें कितनी, 120 वॉट। इस 120 वॉट में 120 वॉट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सो अगर मैं इसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो आई की वैल्यू कितनी है 8, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 120। तो यहां से अगर मेरे पास में आर निकालना चाहूं तो निकल गया ना, 120 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर इज व्हाट 64, 120 डिवाइड बाय 64, सो आर इज इक्वल टू 1.875 ओम। चलो एक काम हो गया, इस इंपेडेंस में जो रेजिस्टिव पार्ट होगा वो होगा 1.875 ओम। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये क्लियर है कि मेरे पास में इंपेडेंस की इक्वेशन क्या होती है, R प्लस J ऑफ XL ये होती है। या इसको अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना चाहते हो तो कितना हो जाएगा ये, कि Z इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अंडर रूट को हटाया तो यहां पे भी स्क्वायर आ गया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर आपको कितनी चीजें पता है, जेड की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एक्सएल निकल जाएगा। वही चीज हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहता हूँ एक्सएल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, या डायरेक्टली एक्सएल देखते हो अंडर रूट कर देंगे उसके अंदर। यहाँ पे अगर देखिए एक्सएल की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो एक्सएल कितना हो गया, जेड स्क्वायर मीन्स 12.5 स्क्वायर माइनस 1.875 का स्क्वायर माइनस 1.875 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, 123.6 ओम। ठीक है, तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई कि आपके पास में जो कॉइल नंबर 1 है या कॉइल नंबर ए है, उस कॉइल में रेजिस्टिव पार्ट कितना है 1.875 ओम और रिएक्टिव पार्ट कितना है 123.6 ओम। आपको इंपेडेंस पता चल चुका है, उसका इंपेडेंस के अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों पता चल चुके हैं। सेम चीज हमें करनी है अब कॉइल नंबर बी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर कॉइल बी। फॉर कॉइल बी, अब कॉइल बी के लिए वोल्टेज तो वही रहेगा सेम, क्योंकि सेम सप्लाई से कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी हमारे पास में 50 हर्ट्ज। करंट की वैल्यू उसने बता रखी थी हमें 10 एम्पियर्स और पावर कंजम्पशन बता रखा था हमें यहाँ पे 500 वॉट्स। देख लो एक बार, सही है ना, 10 एम्पियर 500 वॉट्स 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, चीजें सेम है सारी। यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज करनी है। इंपिडेंस जेड निकालेंगे, कितना होगा V अपॉन आई, कितना दे रखा है 100 अपॉन 10, तो Z मेरे पास में आ गया कितना 10 ओम। जब मेरे पास में Z इज इक्वल टू 10 ओम आ चुका है तो मेरे पास अगर पावर की मैं बात करता हूं तो पावर कितनी होती है, P इज इक्वल टू वॉट, आई स्क्वायर इंटू आर। यहां से अगर आप R निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा P अपॉन आई स्क्वायर। P कितना दे रखा है 500, आई कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर इज 100। सो आपके पास में R कितना आ गया, यहाँ पे R की वैल्यू आ गया हमारे पास में 5 ओम। एक चीज यहां से हो गई। दूसरी चीज, इस वैल्यू के अंदर Z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहां से अगर आपने एक्सएल निकाला, या आपको पता नहीं कि कौन सा वाला ये इंडक्टिव है कैपेसिटिव वो नहीं पता, तो आप एक्स मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एल मान के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एल इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो एक्सएल के लिए अपन ने इसमें पुट करी, जेड इज वॉट 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 इज वॉट। जब उसका अंडर रूट करके अपन ने सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ गई एक्सएल की, हमारे पास में एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, कितना हो गया 8.67 ओम्स। ठीक है, कॉइल नंबर बी के लिए भी हमें आर की वैल्यू पता चल चुकी है और एक्सएल की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहां तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो चीज निकालनी थी, जो फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन में अब हमसे ये पूछा गया था कि जब कॉइल ए और बी दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब कितना करंट फ्लो करता है और कितनी पावर कंजम्पशन होता है, ये निकालना है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने यहां पे कनेक्ट किया एक कॉइल ए, ये मेरे पास में कॉइल ए है ना, इसके साथ में सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया कॉइल बी। जब ये दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है विद ए सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तब आपने क्या बताना है, तब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे कि यहां कितना करंट फ्लो करेगा। आपको ये करंट निकालना है और इनके कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी पावर कंजम्पशन होगी आपने ये बताना है। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास में है। तो कॉइल ए और बी जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या मैं इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, देखिए कैसे। कॉइल ए के अंदर क्या क्या पार्ट थे, कॉइल ए में मेरे पास में रेजिस्टेंस था और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला मैंने। तो यहां अगर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक कॉइल कनेक्ट किया इस तरीके से, अगेन मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और एक कॉइल कनेक्ट कर दिया। ये मेरा पार्ट किसका है, कॉइल बी का। ये मेरा पार्ट है किसका, कॉइल ए का। कॉइल ए में मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.875 और 123.6, 1.875 और 123.6, यह है 123.6। और कॉइल बी में कितनी कितनी वैल्यू है 5 एंड 8.67।
दिस इज 5, यह है 8.67 ओम्स, सारी वैल्यू ओम्स में है हमारे पास, ठीक है। अब ये मेरा सर्किट है, वोल्टेज सोर्स मुझे पता है, इंपेडेंसेस की वैल्यू मुझे पता है, मुझे करंट निकालना है। करंट निकालेंगे तो उसको स्क्वायर करके इंपेडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में उसका पावर कंजम्पशन आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको? हमारे पास में दो चीजें हैं, R1 X1 R2 X2, ये दोनों हैं, ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो कैसे होगा? दोनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होंगे, दोनों रिएक्टेंसेज आपस में कनेक्टेड होंगे। तो 1.875, तो आपके पास यहां R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1.875 प्लस 5 कितना हो गया? 6.875 ओम। और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में? 123.6 प्लस 8.67, ये कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 123.6 प्लस 8.67 कितना हो गया ये? तो x इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास में? 123.6 प्लस 8.67। एक सेकंड, यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक। ये जो हमारे पास 123.6 है, इसको चेक करते हैं एक बार। यहां देखिए 12.5 स्क्वायर माइनस 1.875 स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा नॉट दी 123.6 बट 12.36, राइट। ये इसको करेक्ट करना, 12.36 आएगा ये, ठीक है। 123 नहीं है, 12.36 है। जब यहां पे अपन ने देखा इसको, तो ये भी हमारे पास में कितना है? 12.36 है। इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथमेटिकल मिस्टेक है ना थोड़ा सा। 12.36 ओम हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना है यहाँ पे? 12.36 प्लस 8.67, इट विल बी समथिंग लाइक 21.03 ओम्स। ये हमारे पास में R इक्विवेलेंट आ गया और X इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद में जब हमें इसका Z इक्विवेलेंट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? Z इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट स्क्वायर इनका अंडर रूट। तो कितना हो गया ये? जब इसको आप सॉल्व करोगे ये वैल्यूज पुट करके, तो Z इक्विवेलेंट आपके पास में निकल के आएगा समथिंग 22.12 ओम्स, ठीक है। तो आपके पास में इंपेडेंस कितना गया? 22.12 ओम्स। तो अब निकालेंगे क्या हम? जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हमारे पास इंपेडेंस आ गया 22.12, करंट निकालना है और पावर निकालनी है। तो करंट कितना हो जाएगा? अगर हम करंट की बात करते हैं I, ये कितना हो जाएगा? V अपॉन Z इक्विवेलेंट। V कितना है हमारे पास में? 100। Z इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास में? 22.12। ये कितना आ गया? ये हमारे पास में आया 4.52 एम्पियर्स। 4.52 एम्पियर्स, ये आपका एक आंसर हो चुका है कि आपके पास कितना करंट फ्लो करेगा जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? पावर पूछे गई है। पावर कितनी होती है? I स्क्वायर इंटू R, मतलब I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट कर देंगे। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे? 4.52। तो कितना हो गया? 4.52 का स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास? R इक्विवेलेंट था 6.875 इंटू 6.875। तो पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 140.46 वॉट्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में ये बोला गया आपको, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? दो कॉइल्स दे रखे हैं, कॉइल ए और बी। कॉइल ए पे कनेक्टेड है तो कुछ करंट और पावर कंजम्पशन हो रहा है, कॉइल बी पे भी डिफरेंट हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने पे कितना होगा बताओ। तो हमने क्या करना है? इनका इंडिविजुअली हमें इंपेडेंसेस निकालना है। उन इंपेडेंसेस को जब सीरीज में कनेक्ट करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाल लेंगे तो उसके बेसिस पे करंट निकल जाएगा और उसी के बेस पे हम चाहें तो इसका पावर कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ निकाला है। यहाँ हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकाल के इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर कनेक्शन पे कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आया, उस पे हमने देखा कि कितना इक्विवेलेंट इंपेडेंस आ गया। फिर उसके बेस पे हमने करंट निकाल लिया और पावर कंजम्पशन निकाल लिया I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब हमसे AC सर्किट के ऊपर एनालिसिस बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें पावर फैक्टर को ध्यान रखना है और सारी चीजें ध्यान रखनी। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने ये देखा, ये वाला फॉर्मूला है कि Z इक्विवेलेंट, या यहाँ चलिए जैसे ये वाला फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें कैसे पता चला? जब हमने RL सीरीज सर्किट को एनालाइज किया था तब हमें यहाँ पे इसको पता चला था कि ये इंपेडेंस इक्वेशन है।
तो जो एनालिसिस में हमने इक्वेशंस बनाई हैं वो कहां कहां काम आती है, वो इस तरीके से काम आती है न्यूमेरिकल्स में। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, वो एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज जो न्यूमेरिकल्स देखें, इन न्यूमेरिकल्स को आप और प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक में से। जितने भी एसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स हैं एनालिसिस पोर्शन वाले, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू।